गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने पिछले लेक्चर में मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स की इस चेन में आज मेरा सेकंड लेक्चर है और इसमें मैं आपको पीएमआर या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है या प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट या आउटलाइन के फॉर्म में हम इसको आज अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ एटम्स के न्यूक्लियाई भी हैं जो अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं। अब जब ये स्पिन करने वाला न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एटम होते हैं तो हम इसको 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो हम इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस कारण से ये एक सूक्ष्म छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स बिहेव लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट। और उसी प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं अपने चारों ओर। दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड देम। इसको हम छोटे से उदाहरण से या एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में स्पिन करते हुए प्रोटॉन और एक बार मैग्नेट में क्या सिमिलैरिटी है ये दिखाया गया है। डायग्राम ए में एक स्पिन करते हुए प्रोटॉन और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। इसमें प्रोटॉन की स्पिन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई दे रहा है हमको। और डायग्राम बी में एक बार मैग्नेट और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट को प्रदर्शित किया गया है। अब जैसा हमको पता है कि जब हमको कोई पीएमआर स्पेक्ट्रा लेना है तो हमको अपने सैंपल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना होता है। यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं लगाया है तो जो प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं या मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, मतलब बेतरतीब रूप से उनका अभिविन्यासित होते हैं। लेकिन जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है और एक संभावित वो अभिविन्यास ग्रहण कर लेते हैं, एक डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो जब उनका जो अभिविन्यास है ये लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा चक्रण अवस्था। इट इज कॉल्ड अल्फा व्हेन इट इज अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड अल्फा स्पिन स्टेट। और यदि वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अपने को संरेखित करते हैं तो इसको हम बीटा चक्रण अवस्था कहते हैं। व्हेन दे आर against the external field, when their alignment is against the external field, it is called beta spin state। जैसा कि इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट्स दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। और राइट हैंड साइड में जब एक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो अल्फा या बीटा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी प्रोटॉन को या स्पिनिंग न्यूक्लियाई को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसमें दो एनर्जी स्टेट्स बन जाती हैं। तो किसी भी प्रोटॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसको हम बेसिक एनएमआर इक्वेशन की सहायता से इसकी गणना कर सकते हैं। जो इक्वेशन है वो है न्यू इज इक्वल टू गामा B0 अपॉन 2π। यहाँ पर गामा जो है वो मैग्नेटोगायरेटिक रेशो है जो कि एक न्यूक्लियर कांस्टेंट है। B0 लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गॉस में है या इट इज अप्लाइड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन गॉस एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हर्ट्ज में। ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि किसी प्रोटॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए जो विकिरण अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जो रेडिएशन अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि न्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है B0 या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मतलब उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी न्यू का मान भी बढ़ेगा। और हम साथ ही इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू से जानते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जो एनर्जी है वो आवृत्ति के समानुपाती है। तो यदि हम B0 को बढ़ाएंगे तो न्यू का मान एंड साथ साथ E का मान दोनों बढ़ता चला जाएगा। इसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का अवशोषण की आवृत्ति और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो दिखाया गया है। इट डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ऑन एनर्जी। इसमें हम देख सकते हैं कि जब B0 का मान 1.41 टेस्ला है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान 60 मेगाहर्ट्ज है फॉर मूविंग द प्रोटॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। और जब हम B0 का मान बढ़ाकर 7.04 टेस्ला कर देते हैं तो न्यू का मान भी बढ़ जाता है और ये 300 मेगाहर्ट्ज हो जाता है। सो हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे जैसे हम B0 का मान बढ़ाएंगे न्यू और साथ ही साथ जो E है दोनों का मान या जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों का मान बढ़ता चला जाता है। अब जैसा हमने पहले सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो सामान्यतः सिद्धांत रूप में हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी तीव्रता को हम स्थिर रखते हैं और उसमें परिवर्तित होती हुई फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण को उसमें से गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके विपरीत करते हैं, हम जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए B0 या मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को बढ़ाते चले जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की वह तीव्रता जिस पर कि विकिरण की जो एनर्जी है वो पर्याप्त हो जाती है एक प्रोटॉन को मूव करने के लिए निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में, तो वहां पर इस विकिरण का एब्जॉर्प्शन होता है और एक संकेत प्राप्त होता है। That strength of magnetic field at which the energy of the radiation is sufficient to move the proton from lower to higher energy level, absorption takes place and we get a signal। इस प्रकार प्राप्त सिग्नल को हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो मार्केट में हमको इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज से लेकर 600 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन पर कार्य करते हैं। इस चित्र में हमने सांकेतिक रूप में एक NMR सिग्नल को या PMR सिग्नल को दिखाया है। इसमें एक्स एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर विकिरण का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन दिखाया गया है। हम जैसे जैसे B0 के मान को या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति के मान को बढ़ाते चले जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि विकिरण की जो ऊर्जा है द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बिकम्स सफिशिएंट और उस विकिरण का एब्जॉर्प्शन करके प्रोटॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है और हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है जिसको हम NMR सिग्नल कहते हैं। सो थैंक यू। ये आज हमारा PMR के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, उसमें हम न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।